हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ईमानदारी से शिक्षक और शिक्षिका बनाया जाता है। तो आप लोग भी यहां पर ईमानदारी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। आज इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर ये लाइव क्लास आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर लाइव क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर आपकी 30 में से 30 की तैयारी यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट से होने वाली है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का यहाँ पर अवसर देता है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा उपागम है जो शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए अलग अलग चरणों को समझने का यहाँ पर अवसर देता है। वर्णनात्मक यहाँ पर लेखन है, लेखन का प्रक्रिया उपागम है, लेखन का उत्पादन उपागम है, या फिर संस्थानात्मक जो लेखन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखने के अलग अलग चरणों को समझने का जो अवसर देता है वो यहाँ पर लेखन का प्रक्रिया उपागम हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि लेखन की प्रक्रिया को समझना ही क्या है कि उसके अलग अलग मतलब कि लेखन के अलग अलग चरणों को समझना यहाँ पर, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर एक शिक्षिका है, वो ये यहाँ पर क्या है कि उसकी क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो मातृभाषा से भरपूर वो समझ उनकी होती है, क्योंकि जब बच्चे घर से स्कूल आते हैं तो वो जो है उनके अंदर जो है मातृभाषा यहाँ पर वो मातृभाषा से लैस होते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक को अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों को मातृभाषा में यहाँ पर वो बोल करके कैसे यहाँ पर उसको कनेक्ट कर सकती है। तो ए ऑप्शन है, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। बी ऑप्शन है, अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। सी ऑप्शन है, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं की सामान्य भाषा में बोल सकते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन है कि अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिससे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा वहाँ पर सीख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है और वह स्वयं की यहाँ पर सामान्य भाषा वहाँ पर बोल सकता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय होता है। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर मिस्टेक होती हैं उसका यहाँ पर क्या अभिप्राय है। ए ऑप्शन है, त्रुटियां सीखने का यहाँ पर संकेतक है। बी ऑप्शन है कि त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। सी ऑप्शन है कि त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर लेना चाहिए, या फिर त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से यहाँ पर बचना चाहिए। तो पर क्या है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय हो जाएगा कि त्रुटियां जो होती हैं वे सीखने का यहाँ पर संकेतक होती हैं। जब बच्चे त्रुटियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो वहाँ पर वो सीख रहे होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषण के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। तो यहाँ पर जो NEP 2020 है वो शास्त्रीय भाषण के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। ए ऑप्शन है, विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। बी ऑप्शन है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। सी ऑप्शन है, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, या फिर विद्यालय शिक्षा के माध्यम चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NEP 2020 यहाँ पर शास्त्रीय भाषण के अध्ययन में क्या अनुशंसा कर रही है। तो विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा होती है और मिडिल शिक्षा उसी को कहते हैं, उसके जो अलग अलग चरण होते हैं
वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शनल आ जाए, ये यहाँ पर अनुशंसा कर रही NEP 2020, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में यहाँ पर लिख देता है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है? तो ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रहा है। बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रहा है। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रहा है, या फिर कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश यहाँ पर वो सृजित कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि वो कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश यहाँ पर सृजित कर रहा है कि जो उसकी क्लास है वो यहाँ पर भाषा से समृद्ध यहाँ पर हो जाए, वही इन्वायरमेंट वो क्रिएट करना चाह रहा है। इसीलिए वो वस्तुओं के ऊपर उनका नाम जो भी अंग्रेजी भाषा में या जो भी यहाँ पर शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे जो भाषा में जानते हैं उसी भाषा में वो लिख देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्णमाला को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 52 वर्ण होते हैं। अगर इनकी बात करें कि कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन के फॉर्म में बांटा गया है। तो स्वर कितने होते हैं यहाँ पर वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में 11 यहाँ पर स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब स्वर की अगर बात करें कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और यहाँ पर प्लुत स्वर हो जाता है। तो 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। अब व्यंजन जो है इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है? ऊष्म व्यंजन। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन कितने? 33 हैं। अब स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर 25 होते हैं और ये 4 होते हैं और ये 4, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 33 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ पर वर्णमाला की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके यहाँ पर सीटेट के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर होती चलेंगी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगमन में उपसर्ग यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है, छोटा आ है, आग है या फिर मन यहाँ पर हो जाएगा। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वे यहाँ पर शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? तो शब्दांश होते हैं जो कि यहाँ पर शब्द से पहले जुड़ जाते हैं, मतलब कि शब्दांश से शब्द से पहले जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? शब्द से पहले जुड़ जाते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। मतलब कि उपसर्ग जो होते हैं ये पहले जुड़ते हैं और यहाँ पर जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? तो वे क्या करते हैं? यहाँ पर शब्द के बाद में जुड़ जाते हैं। ये कब जुड़ते हैं प्रत्यय? तो बाद में जुड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो आगमन में क्या है, यहाँ पर आपको मूल यहाँ पर शब्द जो है वो देखना है। तो यहाँ पर गमन हो जाएगा, गमन जो है। अब इसमें क्या लग गया है? तो बड़ा आ लगा है ना, तो आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग कौन लगा है? बड़ा आ यहाँ पर लगा है, तो इसलिए उपसर्ग यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अभी मैंने बताया कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर सावधान में क्या जुड़ा है? नी जुड़ा है, धानी जुड़ा है, बड़ी ई जुड़ा है या फिर आनी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सावधान में क्या जुड़ गया है? सावधान आपने जैसे लिखा ये आपका एक मूल शब्द है और इसमें बड़ी ई अगर जुड़ गया तो ये क्या बन गया? यहाँ पर सावधानी बन गया। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए आप लोग आंसर करिए। तो ये सी ऑप्शन, मतलब कि बड़ी ई यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? होने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा जैसे था यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि राम
स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। अब राम की जगह हमने लिख दिया वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम की जगह पे वह आ गया यहाँ पर, तो वह क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जो है वो सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि निश्चयवाचक, अब सर्वनाम के भी भेद होते हैं। इसमें क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सर्वनाम होते हैं। उन्हीं का एक भाग है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या, कुछ, कौन या यह हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कोई निश्चित चीज होगी। तो जैसे मैंने लिखा कि यह पुस्तक है, मैंने लिख दिया यह पुस्तक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक पुस्तक है। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा में समूह कार जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। यहाँ पर वो क्या करवा रही है, अध्यापिका कक्षा में एक ग्रुप वर्क करवा रही है और जोड़ों में यहाँ पर जो है रोल प्ले यहाँ पर करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को या यहाँ पर क्या कहा जाएगा, वाचन आकलन कहा जाएगा, कक्षा कक्ष यहाँ पर आकलन कहा जाएगा, संरचनात्मक आकलन या फिर संकल्पनात्मक आकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वो अध्यापिका यहाँ पर समूह में कार्य करवा रही है और रोल प्ले करवा रही है, तो जब बच्चे खुद से यहाँ पर सेल्फ करेंगे, खुद से करके सीखेंगे, तो यहाँ पर संरचनात्मक यहाँ पर आकलन हो जाएगा, क्रिएटिव यहाँ पर असेसमेंट होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको यह बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा आप सभी को पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाता है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और यहाँ पर पांचवा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और यहाँ पर फिफ्थ जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बट यहाँ पर पूछा क्या है कि समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर कौन सी नहीं है। आपको ये बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं, सभा नहीं है, कक्षा नहीं है, भीड़ नहीं या फिर दौड़ यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो दौड़ है वो एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सभा में काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं तो समूह में हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये तो करेक्ट है। तो ये गलत होगा क्योंकि नहीं यहाँ पर पूछा था। कक्षा, एक विद्यार्थी को तो आप नहीं कहेंगे कि वो कक्षा है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, 10, 20, 50 बच्चे होते हैं तो उनको यहाँ पर क्लास बोला जाता है। भीड़ में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये ए, बी और सी यहाँ पर गलत है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब आपको ये बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा। अभी मैंने संज्ञा के भेद आपको यहाँ पर 5 बताए हैं, इन्हीं में से कोई एक है आपको यहाँ पर बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक यहाँ पर संज्ञा है। तो जो राज्यपाल होता है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। किसी का यहाँ पर पद जो होता है जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा, प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर पद होते हैं तो वो सभी क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में यहाँ पर विशेषण क्या है। तो यहाँ पर एक वाक्य है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ये एक वाक्य है। इसमें आपको ये बताना है कि विशेषण यहाँ पर क्या है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, वे शब्द, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वे शब्द जो
संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो एक संज्ञा है। अब संज्ञा की यहाँ पर विशेषता क्या है कि विद्यार्थी कैसा है कि वो चतुर विद्यार्थी है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। आपको सी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर मिले सीटेट एग्जाम में, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम देखना है, और संज्ञा या सर्वनाम के या तो आगे लगा होगा विशेषण या फिर पीछे लगा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी एक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा का यहाँ पर क्या है, देखो आगे लगा हुआ है चतुर विद्यार्थी। तो इसका मतलब विद्यार्थी की यहाँ पर विशेषता है कि वो चतुर है, क्लेवर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको यह बताना है कि पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। ए ऑप्शन है कि पाठ सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बी ऑप्शन है कि शब्दों, वाक्यांश, भाषाओं को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। सी ऑप्शन है कि पाठ सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा कि पाठ सामग्री शब्द और वाक्यांशों को यहाँ पर डिकोड करना हो जाएगा। तो यहाँ पर पाठ सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था, निगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर पठन शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होगा कि पाठ सामग्री शब्दों को यहाँ और वाक्यांशों को आपको डिकोड करना है। तो डिकोड करना कोई यहाँ पर पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिन शब्दों को हम सुनते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्दों को हम यहाँ पर सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पहचान कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्पाद शब्द संपदा कहा जाता है, संदर्भ में शब्द कहा जाता है, आंतरिक शब्द संपदा कहा जाता है, या फिर ग्राह्य शब्द संपदा यहाँ पर कहा जाता है। तो ग्राह्य शब्द संपदा कहा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उन्नति का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा। संधि का यहाँ पर विलोम क्या होता है, संधि विच्छेद करना। संधि का मतलब होता है जोड़ना, और इसका जो अपोजिट हो जाता है विच्छेद करना, मतलब यहाँ पर अलग अलग करना, मतलब कि आपको संधि को अलग अलग करना है। तो उन धननति हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि उत धननति हो जाएगा, फिर है उन धनती हो जाएगा, या फिर उधन नाती हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि उत धन जो होता है, नति बराबर क्या हो जाता है, उन्नति होता है। तो उन्नति का यहाँ पर संधि विच्छेद जो है वो उत धन्नत, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप ये व्यंजन संधि है, तो ये ता जो होता है ये पंचमाक्षर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो ता किसमें चेंज हो जाता है, ना में यहाँ पर, क्योंकि ता का जो है पंचमाक्षर क्या है, ना ही है। तो यहाँ पर ना में चेंज हो जाता है, तो ता को यहाँ पर ना में चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आधा ना हो जाता है और उन्नति बन जाता है। तो इस तरीके से जब आप विच्छेद करेंगे तो उत धन्नति हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को यहाँ पर अधिक महत्व देंगे। अगर आपकी एक क्लास जो है वो बहुसांस्कृतिक क्लास है और वहाँ पर आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं, तो वहाँ किस बात पर आप सबसे अधिक महत्व देंगे। तो ए ऑप्शन है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। सी ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अगर आप अधिक से अधिक अवसर देंगे, इसी पर आप सबसे अधिक महत्व देंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का ऑप्शन मिले तो यही आपको टिक करना होगा कि बच्चों को यहाँ पर जब आप, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से खुद यहाँ पर क्रिया करके सीख लेते हैं। अगर आप केवल उनको अवसर देंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर सीख लेंगे, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, मधुरवाणी है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। सी ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या फिर डी ऑप्शन है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो जाएगा। तो जो कौशल होते हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौशल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सुनना होता है, एक कौशल क्या है, सुनना है पहला। दूसरा होता है बोलना, बोलना कौशल हो जाता है। तीसरा होता है लिखना,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा जो होता है वो पढ़ना हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 कौशल होते हैं और इन्हीं का जो सेकंड ये कौशल है बोलना कौशल, ये किस में महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अगर आप अपनी बात कह सकते हैं तो यहाँ पर बोलना कौशल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रतिदिन शब्द में आपको समास बताना है यहाँ पर कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव यहाँ पर समास है। तो प्रतिदिन मतलब कि प्रति लग गया है, प्रति क्या है यहाँ पर उपसर्ग है। तो उपसर्ग जब भी कहीं पर आपको दिख जाए कि शब्द में कहीं पर उपसर्ग हो और आपसे समास पूछे तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। आपको याद रखना है प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव यहाँ पर समास हो जाएगा। अगर समास की बात करें तो पहला क्या होता है, जैसे कि अव्ययी भाव, दूसरा हो जाता है तत्पुरुष, यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तीसरा क्या हो जाता है, कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है। चौथा हो जाता है द्विगु समास, कौन सा होता है, द्विगु समास। पांचवा हो जाता है द्वंद्व समास और यहाँ पर छठा होता है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है समास से ही ये क्वेश्चन है कि किस समास में दोनों पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में या फिर द्विगु समास में यहाँ पर हो जाएगा। तो जो द्वंद्व समास होता है वहाँ पर दोनों यहाँ पर जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। जैसे कि अगर आपसे द्वंद्व समास पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे माता और पिता, यहाँ पर माता पिता डैश लगा हो और माता और पिता, तो यहाँ पर माता भी क्या है, पहला भी शब्द यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्रधान है, और दूसरा भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो माता पिता हो जाएगा, माता और पिता मतलब द्वंद्व समास। तो यहाँ पर दोनों जो प्रधान होते हैं पद उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर द्वंद्व समास में होते हैं। अब द्विगु समास की बात करें तो यहाँ पर प्रथम जो पद होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पंचवटी, तो पंचवटी में क्या है, यहाँ पर 5 यहाँ पर कुटियों का समूह, तो यहाँ पर 5 क्या संख्यावाची शब्द, तो द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कारक कितने हो, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस तरीके से काफ़ी सारे संप्रदान हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी अगर कारक चिन्हों का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया नीलकंठ, तो जितने भी यहाँ पर जैसे भगवान के नाम होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सारे आपको मैंने यहाँ पर ऑप्शन डिस्कस करा दिए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद यहाँ पर संज्ञा होता है। अभी मैंने बताया आपको कि प्रथम पद यहाँ पर संख्यावाची और अंतिम पद जो संज्ञा होता है वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद यहाँ पर संख्यावाची होता है और जो लास्ट वाला पद होता है, अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवटी शब्द में कौन समास होगा, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर द्विगु समास हो जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया कि द्विगु समास जो है मतलब कि प्रथम पद संख्यावाची हो, तो यहाँ पंचवटी में क्या है, प्रथम पद संख्यावाची है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश, मतलब आकाश का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बादल वगैरह, नभ। तो यहाँ पर व्योम का यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो अंतरिक्ष है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। अंबर भी है, अंबर भी व्योम का यहाँ पर पर्यायवाची, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीयूष, पीयूष तो यहाँ अमृत का होता है, तो यही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पीयूष ही यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डी भी नहीं होगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखो यहाँ पर तत्सम होते हैं और तद्भव, मतलब ये दो शब्द जो हैं
इस तरीके से होते हैं। तत्सम क्या होते हैं शब्द? तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में यहाँ पर बोले जाने लगे हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे शब्द हैं जो आए तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत वे चेंज हो चुके हैं और अब हिंदी में बोले जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है। अब यहाँ पर कह रहा कि तद्भव शब्द कौन सा है? मधुप है, मधुकर है, भ्रमर है या फिर भंवरा है यहाँ पर? तो भ्रमर का ही तद्भव क्या होता है? भंवरा होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब भ्रमर जो है ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत से डायरेक्ट यहाँ पर हिंदी में बोला जाता है, लेकिन जो अगर भंवरा बोल दिया जाता है तो ये कन्वर्ट होकर के मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज में यहाँ पर आकर के और ये भंवरा हो गया, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर यमक अलंकार हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पंक्ति देखनी है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। माँ यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी माँ और यहाँ पर भी। तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।